सेटिंग अप में भी पूछ लेता है और कंपनी लॉ में भी पूछ लेता है, जैसे सेक्शन 25, जैसे होल्डिंग कंपनी, जैसे सब्सिडरी कंपनी। सो बेटर है ये वाला जो चैप्टर है आप दोनों के लिए करके जाइए। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कहता है कि कंपनी है जो कि चाहे इस एक्ट के अंदर बनी है चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी है, या पहले भी बात कर चुके हैं हम। कंपनी मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन जो कि इस लॉ के अंदर बना है या इससे प्रीवियस लॉ के अंदर बना है। प्रीवियस लॉज में कौन कौन से लॉज आते हैं, कोई बताएगा? सिद्धि, प्रीवियस लॉज में कौन कौन से लॉज आते हैं? वी हैव ऑलरेडी कवर दिस। प्रथम, कौन कौन से लॉज आते हैं प्रीवियस लॉज में? मैम कंपनीज एक्ट 1956। करेक्ट है जी। या तो वो कंपनीज एक्ट और 2013 के अंदर बनी है, या वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बनी है, या मैम इंडियन कंपनीज एक्ट होता है मैम, ये तीन टाइप्स के होते हैं ना वो। यस, इंडियन कंपनीज एक्ट एक 1912 का था। ऐसे ही पोर्टुगीज कमर्शियल कोड के अंदर बनी है, या JNK पे स्पेशल एक्ट अप्लाई करता था पहले, कंपनीज एक्ट बनने से पहले, उसके अंदर बनी है। डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस लॉज की लिस्ट है। तो प्रीवियस लॉ के अंदर अगर कोई भी कंपनी बनी है उसको कंपनी बोला जाता है। नॉर्मली स्पीकिंग कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो आपस में इकट्ठा होता है, और शेयर्स इशू करते हैं, और बदले में हर जो बंदा शेयर सब्सक्राइब करता है उसको बोलते हैं मेंबर। तो कंपनीज बहुत तरह की होती है। द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज प्राइवेट कंपनी। प्लीज रिमेंबर जितनी डेफिनेशन इस चैप्टर में कवर करेंगे दे आर अंडर 2 सबसेक्शन, कुछ होगा 2 सबसेक्शन। तो प्राइवेट कंपनी भी स्टार्ट विद 2 सबसेक्शन 68। 2 सबसेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सब बच्चों को ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा आइडिया है। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होता है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती है और जिसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होती है। तो इसका मतलब पहले क्या होता था मैं आपको बता दूं, जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 था उसके बीच में उन्होंने बोला था जो प्राइवेट कंपनी है उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 2 लाख रहेगा, जो OPC है उसका मिनिमम कैपिटल 1 लाख रहेगा, और जो पब्लिक कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल 5 लाख रहेगा। बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये मिनिमम कैपिटल की लिमिट उड़ गई है, इसलिए डेफिनेशन में लिख दिया मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल। ये देखो, कैन यू सी दी फर्स्ट लाइन? कैन यू सी? यस मैम। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। कोई आपको पूछे अब जरूरत है 2 लाख की, आप कहोगे नहीं, बिकॉज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हटा दिया, ये भी हटा दिया और कॉमन सील की लिमिट भी हटा दी। वो कहते हैं अब आपकी कंपनी को कोई मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए, जब मर्जी हार्दिक का मन है 2 बंदों को इकट्ठे करे और प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर ले। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, और उसके आर्टिकल्स में 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है आर। इसमें 3 चीजें होती है, RLS। आर कहता है कि आप रिस्ट्रिक्ट करते हो कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। हार्दिक जिसको मर्जी चाहे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं बेच सकता, अगर इसको बेचना है इसको अपने ही मेंबर्स के बीच में बेचना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन रहती है ट्रांसफरेबिलिटी की। सेकेंड, लिमिटेशन रहती है। बच्चे OPC के केस में अलग बात है, लेकिन बाकी जो अगर प्राइवेट कंपनी होगी उसमें हमेशा लिमिटेशन रहती है, आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब 200 कैसे बच्चे? क्या 200 के बीच में आपके एम्प्लॉयज भी आएंगे? मेरा आंसर है नो। कोई भी बंदा जो आपका एम्प्लॉय है वो अलग होगा और मेंबर अलग होंगे। मेंबर 200 हो सकते हैं, या कोई और मेंबर जो पहले आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज भी थे, आपके मेंबर्स भी थे, अभी भी वो मेंबर्स हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट सीज हो गई है। हार्दिक की कंपनी में ईशू नौकरी करता था, ईशू नौकरी करके चले गया, बट फिर भी नौकरी छोड़ के चले गया, बट फिर भी वो मेंबर है कंपनी का, तो उसको मेंबर 200 में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वाई? बिकॉज पहले से वो कंपनी का एम्प्लॉय था, और एम्प्लॉयज काउंट नहीं होते। तो 200 की लिमिट में एम्प्लॉयज विल नॉट बी काउंटेड। एनी पर्सन हु इज स्टिल इन द एम्प्लॉयमेंट और एनी पर्सन हु हैज फॉरवर्ड द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो रिस्ट्रिक्शन मेंबर्स की हो गई 200। सी पॉइंट, वो प्रोहिबिट करती है, दिस इज P पॉइंट,
RLP, RLP साइड पे लिख लीजिए। R मीन्स रिस्ट्रिक्शन, L मीन्स लिमिटेशन, P मीन्स प्रोहिबिशन। ये प्रोहिबिट करती है कि आप पब्लिक को कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स नहीं इशू कर सकते। हार्दिक कहता है मेरे पास पैसे कम हो गए, प्लीज मैं पब्लिक से पैसे मंगवा लूं शेयर्स इशू करके, सिक्योरिटीज इशू करके। क्या ये कर सकता है अगर ये प्राइवेट कंपनी है? बोलो। नो। सो प्राइवेट कंपनी ना ही शेयर्स इनवाइट कर सकती है, ना ही शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं उसके मेंबर्स, और उसके नंबर ऑफ मेंबर्स की भी लिमिटेशन है, दैट इज 200 एम्प्लॉइज को हटा के। और इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो एक्ट में लिखा हुआ है वो प्रिस्क्राइब है। अभी तक कुछ लिखा नहीं है, 2015 में लिखा था वो उड़ गया। अब एक और पॉइंट आता है, अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है, हार्दिक की प्राइवेट कंपनी है, और उसके शेयर सिद्धि के पास है, ईशू के पास है, सेजल के पास है, जॉइंटली, वी मीन जॉइंटली मतलब 3 बंदों ने इसके शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करा हुआ है, वही 500 शेयर को। तो क्या 500 शेयर के बदले में ये 3 मेंबर्स को गिनेगा कि सिर्फ एक मेंबर गिनेगा? सोचो, लगाओ दिमाग। वो सारे के सारे शेयर्स जॉइंटली हेल्ड है, जो पैसे हैं एक एक करके नहीं दिए, कुछ सेजल ने दे दिए, कुछ भव्या ने दे दिए, कुछ ईशू ने दे दिए, तो इनके शेयर्स नाम जॉइंटली रजिस्टर्ड है। तो लॉ कहता है कि जब भी आपके जॉइंट मेंबर्स हो तो उन सारे मेंबर्स को सिर्फ सिंगल वन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ 200। बिकॉज अगर ऐसे ही करें, अगर 5-5 बंदे कंपनी के शेयर्स को जॉइंटली होल्ड करके रख रहे हैं तो 200 तो मिनट में हो जाएगा। तो जॉइंट शेयर होल्डर्स को सिंगल माना जाएगा। जाता है। तीनों पॉइंट्स क्लियर? यस मैम। आई रिपीट, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लिमिटेशन लगाता है, देन प्रोहिबिशन लगाता है। प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते। सी नाउ वी हैव अ क्वेश्चन जो कंपनीज एक्ट में आया हुआ है। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कमेंट जून 18 में आया था 5 नंबर का क्वेश्चन, नंबर 1 में 5 नंबर का क्वेश्चन। तो बताओ, इसको एक्सप्लेन करो, क्या प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है? बोलो प्लीज। भव्या, यही गलती हम बच्चे करते हैं, प्लीज इस कर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़। कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स लिखा हुआ है, तूने मेंबर्स तो पढ़े ही नहीं, तूने तो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात की। ये जो डिपॉजिट्स की बात की गई है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पब्लिक से मना है, बट मेंबर से कर सकते हैं। आप डिपॉजिट्स का एक चैप्टर भी पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट में वो चैप्टर है, सेक्शन 73 उसके साथ डील करता है। सेक्शन 73 कहता है जो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी में कोई मनाही नहीं है, बट हार्दिक ने प्राइवेट कंपनी खोली और ये बाहर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहता है, भाई पब्लिक से तो बिल्कुल बैंड है। बट अगर प्राइवेट कंपनी है और डिपॉजिट मेंबर से एक्सेप्ट करना चाहती है, तो एमसीए ने नोटिफिकेशन दी थी 2015 में कि प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, प्रोवाइडेड लिमिट के अंदर हो। अब लिमिट क्या है? 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इससे ज्यादा नहीं। सपोज आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 लाख है और फ्री रिजर्व्स 2 लाख है, तो 5 + 2 इज 7 लाख। तो 7 लाख तक हार्दिक की कंपनी, अगर वो प्राइवेट कंपनी है, वो मनी एक्सेप्ट कर सकती है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द मेंबर्स। सेक्शन 73 ये कहता है। बट जो इसने एक्सेप्ट किया है, जो डिटेल्स इसकी मनी एक्सेप्टेड है, वो इसको आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तभी हम कहा था कि आरओसी की फाइलिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है कंपनी के पास। जब रिटर्न फाइल करोगे तो पैसे भी साथ में फीस भी पे करोगे। बट पब्लिक से ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। भव्या, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So please remember, whenever we read a question, it has to be read in total, each and every word। केस स्टडी का छोटा सा घुमा के लिख दिया, कैनॉट एक्सेप्ट तो डिपॉजिट चाहिए, बट लिख दिया फ्रॉम मेंबर्स। तो डिपॉजिट एक्ट कहता है, डिपॉजिट के प्रोविजंस कहते हैं मेंबर से ले सकते हो, बट 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड मनी फ्री रिजर्व से, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो लोग हैं वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा टू आरओसी। क्लियर हो गया प्रथम? बिल्कुल। यस मैम। अब अगला क्वेश्चन आ गया, जून 19 में आया हुआ है। अ प्राइवेट कंपनी एंड अ बैंकिंग कंपनी कैन फ्रीली एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। कमेंट। हाँ जी,
अब इसका भी मैं प्रोविजन बता दूं, प्राइवेट कंपनी और बैंकिंग कंपनी डिपॉजिट को फ्रीली एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले आप डेफिनेशन दोगे 2 सबसेक्शन 68 के अंदर कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, किसकी किसकी, प्रोहिबिशन की, लिमिटेशन की और प्रोहिबिशन, लिमिटेशन और तीसरा वर्ड क्या था, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन। ये तीनों वर्ड्स याद कर रही हूँ, प्लीज इनको चेंज नहीं करना। रिस्ट्रिक्शन, तो इसका मतलब ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते फ्रॉम द पब्लिक, बट कैन इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स? Yes. अभी Yes, आपने पढ़ा, यस। सेक्शन 73 कहता है कि अगर ये मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, बट एक लिमिट है, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेशली मेंबर से। बट आउटसाइड पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना मना है, प्राइवेट कंपनी को भी और बैंकिंग कंपनी को भी। इज द पॉइंट क्लियर? yes ma'am. नाउ वी हैव अनदर, ये पेपर में आया हुआ है, व्हाट आर द प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस टू प्राइवेट कंपनी, या बीकॉम में भी पढ़ के आए। प्राइवेट कंपनी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो, पब्लिक कंपनी नहीं खोलना चाहते? सबसे पहले जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, सिर्फ कितने चाहिए? 2 2 चाहिए। सेकेंड, आपको पता है जब भी पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है उसको एक प्रोस्पेक्टस नाम की चिड़िया फाइल करनी पड़ती है आरओसी के पास, प्रोस्पेक्टस के बगैर आप नहीं चल सकते। जबकि प्राइवेट कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल करना तो एक और फाइल कर लो, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जबकि प्राइवेट कंपनी अगर वो शेयर्स अलॉट करना चाहती है, आपको पता है उसने शेयर्स पब्लिक को तो अलॉट करने नहीं, उसके शेयर्स किसको अलॉट होते हैं, अपने प्राइवेट कंपनी किसको शेयर्स अलॉट करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने members को। मेंबर्स को। तो मेंबर्स को शेयर्स अलॉट करने वक्त उसको कोई प्रोस्पेक्टस, उसको कोई स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस, देखो या तो प्रोस्पेक्टस फाइल कर दो या स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दो, ये भी आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे प्रोस्पेक्टस के। बट प्राइवेट कंपनी को ये भी एग्जेम्प्टेड है, उसको जरूरी नहीं है, अगर वो सिर्फ मेंबर्स को ही शेयर इशू करिए, मेंबर तो एक एक चीज कंपनी के बारे में जानता है, यस और नो, तभी उसने पैसे लगाए हैं, तो उसको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी वो अलॉट कर सकती है शेयर्स विदाउट फाइलिंग अ स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस टू आरओसी। आरओसी के पास पहले डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, आप टाइम ले लो, आप प्रोस्पेक्टस बाद में प्रिपेयर कर लो, 25 दिन 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको सबमिट बाद में कर सकते हो। मतलब प्राइवेट कंपनी में पहले तलवार नहीं लटक रही कि पहले सबमिट करो, नो। जबकि पब्लिक कंपनी तब तक अलॉट ही नहीं कर सकती जब तक वो प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी के पास सेक्शन 26 के अंदर डिलीवर ना कर दे। सो प्राइवेट कंपनी एक और बेनिफिट से अच्छी है बिकॉज इसको पहले से प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप पब्लिक कंपनी में फर्दर इशू करते हो, फर्दर इशू इज नोन एज, जो बच्चा बता देगा मुझे लगेगा उसको कुछ कंपनी लॉ आता है, उसने बीकॉम में पढ़ा है, फर्दर इशू को क्या बोलते हैं, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स को फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, प्रियांशी क्या बोलते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर्स को? एक कंपनी न्यू इशू बोलेंगे, नो इट्स रॉन्ग, FTO वेरी FTO गुड वेरी गुड, राइट इशू, फर्दर इशू ऑफ कैपिटल नोन एज राइट इशू। बच्चे जब भी राइट शेयर्स इशू करने हैं, राइट शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं? Shareholders, existing shareholders. एग्जिस्टिंग, द वर्ड एग्जिस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड सिद्धि, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। सो राइट शेयर्स जब भी कंपनी इशू करना चाहती है, देखो पब्लिक कंपनी को ढेर सारी रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है राइट शेयर्स की, बट प्लीज रिमेंबर सेक्शन 62 के अंदर राइट शेयर्स आता है, 62 सबसेक्शन ए के अंदर आता है। अगर प्राइवेट कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर्स करती है तो उस पर ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होती। प्राइवेट कंपनी को पैसा और चाहिए, हार्दिक को, वो क्या करेगा, अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को थोड़े और शेयर दे देगा, लेकिन उसको जो कंडीशंस लिखी हुई हैं सेक्शन 62 की कंपनीज एक्ट के अंदर वो फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी, सिंस इट्स अ प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी होती तो सारी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती। रिस्ट्रिक्शंस बता देती हूँ क्या होती हैं, आप पढ़ोगे ये भी आगे चैप्टर्स में, राइट शेयर्स के चैप्टर में आप पढ़ोगे। जब भी पब्लिक कंपनी राइट शेयर्स इशू करना चाहती है उसको एक LOO लेटर ऑफ ऑफर
लेटर ऑफ ऑफर आरओसी को फाइल करनी पड़ती है, लेटर ऑफ ऑफर अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि ये राइट शेयर्स हैं, अगर ये नहीं लेना चाहते तो इसमें एक राइट ऑफ रेनाउंसिएशन होता है. व्हाट इज राइट ऑफ रेनाउंसिएशन? Cancel. अगर आप Waiving of It's not waiving, it's transfer. Renunciate means transfer. Rescission means waive. Renunciation means transfer. कि अगर बाय चांस इशू शेयर्स नहीं लेना चाहता तो ये अपना राइट, अपना हक सिद्धि को ट्रांसफर कर सकता है. दिस इज राइट ऑफ रेनाउंसिएशन. ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करती है पब्लिक कंपनी पे. आपको लेटर ऑफ ऑफर में राइट ऑफ रेनाउंसिएशन देना है, बट प्राइवेट कंपनी में ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होती. जब मर्जी हार्दिक का मन है ये राइट शेयर्स इशू कर सकता है जब इसको ज्यादा कैपिटल चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड ऑफ पोल. देखो जब भी कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, अगर हार्दिक की कंपनी में कोई मीटिंग हो रही है, नहीं हार्दिक की तो प्राइवेट कंपनी है, अगर किसी पब्लिक कंपनी में मीटिंग हो रही है और भव्या को कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आता तो भव्या सेजल के साथ मिलकर पोल के लिए डिमांड कर सकती है. व्हाट इज पोल? ये बोलेगी भाई पोलिंग करा लो. पोलिंग मतलब वोट बाय पोल. पोल जैसे आपने इलेक्शंस में जब आप पोलिंग होती है, आपको एक लिस्ट दे दी जाती है कैंडिडेट्स की, जो आपने टिक करना है उस पर टिक कर लो और जिसको वोट नहीं डालनी उस पर क्रॉस कर दो. ऐसे ही होता है. सो पब्लिक कंपनी में पोल डिमांड कर सकते हैं कोई भी मेंबर, प्रॉक्सी भी या पर्सन भी, एक या एक से ज्यादा. बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा होता ही नहीं है. सॉरी, प्राइवेट कंपनी में पोलिंग के लिए एक या दो बंदे डिमांड कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में पोलिंग करने के लिए नियरली 1/10 ऑफ द मेंबर्स एग्री होने चाहिए. अब व्हाट इज प्रॉक्सी? कई बार मीटिंग मैं नहीं अटेंड करने जाती, आई एम अ मेंबर, मेरे भी हाफ पे भव्या मीटिंग अटेंड करने चले जाती है, तो भव्या इज अ प्रॉक्सी फॉर मी. आप अपनी क्लासेस में प्रॉक्सी लगाते थे ना अपने फ्रेंड्स की? टीचर नहीं देख रही, अटेंडेंस लगा लो. बोलो. यस. ये प्रॉक्सी के पहले मतलब जो लेटर भेजना पड़ता है या फिर यस, परमिशन? प्रॉक्सी हैज टू बी डिपॉजिटेड. ये भी आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे. प्रॉक्सी हैज टू बी डिपॉजिटेड विद इन 48 आवर्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग. एटलीस्ट 48 आवर्स. प्रॉक्सी का एक फॉर्म होता है जो फिल करके मेंबर को डिपॉजिट करना पड़ता है, ताकि कंपनी को बताओ कि ये प्रॉक्सीज मेरे भी हाफ पे आएंगी. बट ये प्रॉक्सी के जो भी रूल्स हैं बच्चे, कम से कम 1/10 ऑफ द पर्सन प्रॉक्सी के लिए, 1/10 ऑफ द पर्सन चाहे प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकते हैं. वो कहेंगे भाई वोटिंग कराओ, हमें नहीं मानना ये डिसीजन. जबकि प्राइवेट कंपनी में अगर पोलिंग करानी है एक या दो बंदों से ही चलेगा, उसमें 1/10 की जरूरत नहीं है. देन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर सिर्फ 2 से काम चलेगा, जबकि पब्लिक में कितने चाहिए? 7. सिद्धि 7 मेंबर्स होते हैं मिनिमम. डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 3. तो पब्लिक में 3 चाहिए, प्राइवेट में सिर्फ 2 से काम चलेगा. तो विच इज बेटर? प्राइवेट कंपनी की प्रिविलेज है. नेक्स्ट, एक और आप पढ़ोगे, एक और चैप्टर है आपका सेक्शन 197 जो कहता है मैनेजरियल रेन्यूमरेशन. आपकी कंपनी में एमडीज काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, डायरेक्टर्स काम करते हैं, उनकी टोटल सैलरी 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दिस लिमिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी, बट दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी. इसका मतलब खुद देख लो, प्राइवेट कंपनी को ढेर सारी एग्जेम्पशंस हैं. मेंबर भी कम चाहिए, डायरेक्टर भी कम चाहिए, मैनेजरियल रेन्यूमरेशन की लिमिट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, फर्दर इशू के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो करनी, पोल भी डिमांड कर रहे हैं, एक या दो मेंबर्स इकट्ठे होकर पोल डिमांड कर सकते हैं, और अलॉटमेंट के टाइम पे भी प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत है कि नहीं? बोलो. नहीं है. सो वी हैव अ क्वेश्चन. आई वुड लाइक प्रियांशी यू टू रीड दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन दिसंबर 2015 में आया हुआ है फाइनल्स में. पढ़े बच्चे क्वेश्चन. Your client Vivek wants to form a private company with a share capital of 50,000. एक एक करके बात करते हैं.
50,000 के शेयर कैपिटल से खोलना है, क्या रिस्ट्रिक्शन है अब 50,000 की? भव्या, क्या मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए अब 2 लाख का प्राइवेट कंपनी को? नो मैम। नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन है तो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 अप्लाई होगा। आगे पढ़े प्रियांशी। Examining the relevant provisions of the Companies Act 2013, advise Vivek on the following issues with proper justification. First, whether Vivek will be successful in the formation of the proposed हाँ जी, company. फर्स्ट पॉइंट, क्या विवेक कंपनी बना पाएगा? तो देखो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की बात आ रही है। जब भी कंपनी लॉ का क्वेश्चन, जब भी केस स्टडी अटेम्प्ट करते हैं, प्लीज वन सेट रूल बांध लीजिए, 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में यू नीड टू एक्सप्लेन द प्रोविजन। आई एम अगेन रिपीटिंग, पहले पैराग्राफ में क्या होता है? Provision. प्रोविजन। तो सबसे पहले आप प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखोगे एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, जिसके बीच में 3 चीजें हैं, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड prohibition. प्रोहिबिशन। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे प्राइवेट कंपनी की, उसके बाद आ जाओ एक एक करके पॉइंट एक्सप्लेन करना। क्या विवेक को ये कंपनी बना सकता है? Yes, ma'am. Yes, he can easily form because पहले शेयर कैपिटल की लिमिट होती थी, but there is no now restriction. प्रोवाइडेड वो सारी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज मीट कर ले, आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स फाइल कर ले, उसको कंपनी बनाने से, प्राइवेट कंपनी के बनाने से, फॉर्म करने से कोई मना नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट, क्या पब्लिक से पैसे रेज कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है शेयर कैपिटल? नो। सो आप पहले भी पढ़ चुके हो, इट इज prohibited. You cannot invite the general public for the shares or the securities. नहीं कर सकते। तो सेकेंड पॉइंट, नो, प्राइवेट कंपनी कैनॉट रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, इट कैन ओनली रेज कैपिटल फ्रॉम द मेंबर्स। तीसरा, क्या उसके आर्टिकल्स उसके लिए रजिस्टर कराना जरूरी है? बच्चे, जब भी कंपनी बनती है तो 2 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक एमओए और एक एओए। एमओए, एओए, ये हर एक कंपनी के लिए जरूरी होता है। प्रोस्पेक्टस की अपनी मर्जी है कि आप बाद में फिल कर सकते हो प्राइवेट कंपनी, बट एमओए, एओए तो आपको फाइल करना जरूरी होता है। येस, अ प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इट्स ओन आर्टिकल्स। नेक्स्ट, वेदर विवेक विल बी एबल टू कन्वर्ट द प्रपोज प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी, क्या ये कर सकता है? क्या प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है लेटर ऑन? तो मैं बता दूं, ये भी आप आगे पढ़ोगे प्रोविजंस ओपीसी के, जब पढ़ोगे प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। जो बच्चे सेटिंग अप कर रहे हैं वो ये प्रोविजन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। प्राइवेट कंपनी को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है ओपीसी में। पहले क्या होता था, अगर आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर थी और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर थी, तो आप प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में जब मर्जी कन्वर्ट कर सकते थे, जब आपकी लिमिट बढ़ गई। बट प्लीज, अब नए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये लिमिट्स उड़ गई हैं, ये लिमिट्स उड़ गई हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे, यस, एन ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड एट एनी टाइम इनटू अ प्राइवेट कंपनी बाय फुलफिलिंग द रेलेवेंट कंडीशंस। जो भी रेलेवेंट कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। कि आपको पता है, जब आप ओपीसी में कन्वर्ट करते हो आपको नॉमिनी क्लॉज ऐड करना पड़ता है, बताया हुआ है बहुत बारी। तो आपको नॉमिनी क्लॉज अपने एमओए में ऐड करना पड़ेगा। जो पेड अप कैपिटल है वो कम से कम आपके अफेयर्स रन करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए, चाहे लिमिट नहीं रखी गई। तो आपको ये फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, तभी आप प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में बदल सकते हो। द लास्ट पॉइंट, बच्चे, स्टैम्प ड्यूटी की बात की जाए, एज रिगार्ड्स टू द स्टैम्प ड्यूटी, आप बताओ क्या कोई डिफरेंस होगा अगर ये हरियाणा के स्टेट में कंपनी बनाई जाए या केरला के स्टेट में बनाई जाए? क्या कुछ डिफरेंस होगा कंपनी में? डिफरेंट रेट। यस, आपको पता होगा स्टैम्प ड्यूटीज पे होती हैं। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है स्टैम्प ड्यूटी पे होती है, और स्टैम्प ड्यूटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट कोई भी रेट डिसाइड कर सकती है। हो सकता है केरला में कंपनी बनाना एक्सपेंसिव है, जबकि हरियाणा में स्टेट स्टैम्प ड्यूटी के रेट कम है। तो क्या आपकी मर्जी, अब जहां मर्जी कंपनी बना सकते हो, रजिस्टर करा सकते हो? बताओ। यस मैम, राइट नो टू नो नो,
सिद्धि फिर तो ऐसा होगा जहां पे सस्ता है सारे लोग वहां चले जाएंगे रजिस्टर कराने, इजंट इट? तो मैं ये कहती हूं आप कंपनी वहीं पे रजिस्टर कराओगे जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। सपोज मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस केरला में है, so I would have to get my company registered with the ROC of Kerala. I have to pay the stamp duty rates which are applicable in Kerala. On the other hand, अगर मेरी जो कंपनी है, हार्दिक ने कंपनी बनाई, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस पंजाब में है, क्या ये केरला में जा सकता है रजिस्ट्रेशन कराने? सस्ती है भाई। तो लॉ सेज नो। जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, मार्क कर लीजिए, जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे जो रेट्स एप्लीकेबल है वही रेट्स के अंदर आपको उसी स्टेट में रजिस्टर कराना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? Yes, ma'am. हर एक प्रोविजन 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो सबसे पहले प्रोविजन लिखना है, फिर एक एक करके आपने उसको आंसर करना है। Another question. Is a private company exempt from the provisions of section 167? Section 167, what is the position under this section? दिसंबर 12 में आया था। अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए इसके साथ लिखे हैं बिकॉज ये प्राइवेट कंपनी के साथ रिलेटेड है, बट सेक्शन 167 आप डायरेक्टर्स के चैप्टर में कवर करोगे। क्वेश्चंस इधर लिख दिया बिकॉज जब आप रिविजन करोगे तब आपको पता होगा सेक्शन 167 क्या है। सेक्शन 167 क्या कहता है? वेकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कि अगर कोई डायरेक्टर कोई घपला करते हैं, अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होता है तो उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है, ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। जो वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर है सेक्शन 167 के अंदर है। लाइक सिद्धि कोई गलत काम करती है तो उसको वो अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। दिस इज वेकेशन ऑफ द ऑफिस, छोड़ना। तो वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इज गिवन अंडर सेक्शन 167। देखो ये जो ग्राउंड्स है ये कॉमन है फॉर पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो थोड़े एडिशनल ग्राउंड सेक्शन 167 के अंदर अपने आर्टिकल्स में डाल सकती है। प्राइवेट कंपनी हमेशा कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, एडिशनल ग्राउंड्स डाल सकती है। इसका मतलब जो कंडीशंस ऑलरेडी उसमें लिखी हुई है 167 में वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप उसके अलावा एडिशनल ग्राउंड्स एओए में डाल सकते हो फॉर द वेकेशन ऑफ द डायरेक्टर। मैंने बोल दिया कोई डायरेक्टर अगर वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करता 12 महीने के लिए तो उसको वेकेट करना पड़ेगा। कोई डायरेक्टर जो अनसाउंड माइंड का है, कोई डायरेक्टर जो मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर 6 महीने के लिए जेल में गया है तो उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ये सारे ग्राउंड्स तो ऑलरेडी एक्ट में दिए हुए हैं, सेक्शन 167 में दिए हुए हैं। बट प्राइवेट कंपनीज के अलावा एग्जेम्प्ट नहीं होगी, उसको भी फॉलो तो ये करने ही पड़ेंगे, बट इसके अलावा वो एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी एओए में डाल सकती है। इसका मतलब सेक्शन 167 किस पे अप्लाई होता है? प्राइवेट कंपनी पे जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, क्योंकि जो सब्सिडरी हो जाती है पब्लिक कंपनी की उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी बोलते हैं। डीम्ड पब्लिक कंपनी क्योंकि उसके 50% शेयर से ज्यादा किसके पास है? 50% वोटिंग राइट से ज्यादा किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास। और जो होल्डिंग कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है, तो ऑटोमेटिकली सब्सिडरी का स्टेटस भी चेंज होके क्या हो जाता है? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी और जो डीम्ड पब्लिक कंपनी है दोनों को सारे ग्राउंड्स वही फॉलो करने पड़ते हैं वेकेशन के जो सेक्शन 167 के अंदर दिए। बट प्राइवेट कंपनी को एडिशनल ग्राउंड्स डालने की इजाजत है, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है बट एडिशनल ग्राउंड्स डाल सकती है। तो एक छोटे से वर्ड का डिफरेंस आया एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट वर्ड इज रॉन्ग, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं, इसके अलावा एडिशनल कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी अगर कोई और डाल दी जाती है आर्टिकल्स में। क्लियर हो गया बिल्कुल? प्राइवेट कंपनी। मैम हाँ जी, मैम तो ये जो सेक्शन 167 है ये सिर्फ सब्सिडरी कंपनी में अप्लाई होता है? नो, सेक्शन 167 अप्लाई होता है पब्लिक कंपनीज पे। प्रथम किस पे? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कहती है कोई डायरेक्टर अगर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा तो सेक्शन 167 के उसको बोलो उसको ऑफिस वेकेट कर दे, छोड़ के चला जाए, हमने उसको नहीं रखना।
विकेट कर दे ऑफिस। अब सेक्शन 167 अप्लाई होता है पब्लिक कंपनी को, लेकिन कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन बार बार आएगा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। प्रथम द वर्ड्स आप प्राइवेट कंपनी है जो कि सब्सिडरी है किसकी? पब्लिक कंपनी की, तो उसका स्टेटस डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, घर में बड़े आपके पापा हैं, बाई चांस आपके घर में आपके बड़े नहीं है, तो यू बीइंग द एल्डेस्ट सन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अफेयर्स, है कि नहीं? यस मैम। तो तुम्हें पापा का स्टेटस दे दिया जाता है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, होता है कि नहीं? यस मैम। तो सिमिलरली एक पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसके 50% से ज्यादा वोटिंग पावर्स किसी पब्लिक कंपनी के पास है। मतलब होल्डिंग कंपनी कौन है? पब्लिक कंपनी। तो वो प्राइवेट कंपनी का स्टेटस प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगा, उसको बोल देते हैं डीम्ड पब्लिक कंपनी की। थोड़ी देर के लिए अब वो क्या बन गई? डीम्ड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी। तो उसको पब्लिक कंपनी पे सारे प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट में लगते हैं, सेक्शन 167 लगता था पब्लिक कंपनी पे। यस मैम। यस, तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन था क्या प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्ट होती है? नहीं भाई, प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो उसको सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है उस पर रिस्ट्रिक्शंस और भी ऐड की जा सकती है, एडिशनल ग्राउंड्स और भी डाले जा सकते हैं सेक्शन 167 के अंदर। अब क्लियर हो गया प्रथम? यस मैम। The last point which we will do today is public company. Private company was under section 2 subsection 68. तीन ज्यादा 69, 70, 71, 2 सबसेक्शन 77 डील करता है पब्लिक कंपनी के पास। सो पब्लिक कंपनी ऑटोमेटिकली वो होगी। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डेफिनेशन आपको खुद पेपर में बना के लिखनी पड़ेगी। कंपनीज एक्ट तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देता है। वो कहता है पहले था पब्लिक कंपनी ऐसी है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख है, बट अब वो भी उड़ गया। अब उसने बोल दिया मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड कैपिटल है, जितना एक्ट में लिखा हुआ है उतना आप कर सकते हो। अभी कुछ नहीं लिखा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होगी और जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल वो होना चाहिए जो एक्ट में प्रिस्क्राइब कर दिया जाए। समझ आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे? इट्स अ पब्लिक कंपनी। अब सिंपल सी बात है बच्चे, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, मतलब प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन है? पब्लिक कंपनी, तो उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्या समझाया प्रथम मैंने? अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा। वाई? बिकॉज उसके मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर्स किसी पब्लिक कंपनी के पास है, तो अल्टीमेट कंट्रोल तो पब्लिक कंपनी के पास ही है, तो उसको भी डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा और उस पर सारे प्रोविजंस अप्लाई करेंगे जो कि पब्लिक कंपनी पे अप्लाई करते हैं। चाहे उसने अपने आर्टिकल्स में लिखा है वो प्राइवेट कंपनी है, बट क्योंकि उसके 50% से ज्यादा वोटिंग पावर पब्लिक कंपनी के पास है तो उसका स्टेटस चेंज हो गया। उसका स्टेटस क्या बन गया? पब्लिक कंपनी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर हो, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 पहले से पहले, अब उसको भी मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं चाहिए। पहले मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख चाहिए था, बट अब चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, जौन सी मर्जी कंपनी है, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसको मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिस्ट्रिक्शन उड़ गई है, अभी अप्लाई नहीं होती। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वील डू टुडे। मेसन प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एज पर एओए, लेकिन एक पब्लिक कंपनी है, उसने उसके शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, इतने शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं कि वो उसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई। तो बताओ अब मेसन प्राइवेट लिमिटेड क्या प्राइवेट रही के पब्लिक बन गई? पब्लिक। यस, इट विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। व्हाई? बिकॉज उसके मेजॉरिटी शेयर्स 50% ऑफ द शेयर्स आर बीइंग हेल्ड बाय
Public company. Public company.